अलोहा, वेलकम टू द चैनल। हमारे आज के वीडियो का जो लक्ष्य रहेगा उसमें हम सीखेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक परिस्थिति में किए जाने वाले जितने भी व्यवहार हैं वो सब सामाजिक व्यवहार कहे जाते हैं। जो मेनली कार्य क्षेत्र है सोशल साइकोलॉजी का। अब समाज मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के बहुत से पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अतः सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पहलू आपस में मिलकर इसका कार्य क्षेत्र बनाते हैं कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, किन बिंदुओं को, किन मुद्दों को खास तौर पर समाज मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समाज मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत खास तौर पर आते हैं पहला जो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है दैट इज एटीट्यूड, मनोवृत्ति। इट इज़ एन लास्टिंग एवेल्युएशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपके आसपास के वातावरण के विभिन्न जो वेरिएबल्स हैं, विभिन्न जो पक्ष हैं, उनका लास्टिंग इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन आप किस तरीके से करते हैं उसको मनोवृत्ति कहा जाता है। इसमें संवेगात्मक पहलू भी आते हैं, व्यवहारात्मक पहलू भी आते हैं और संज्ञानात्मक पहलू भी आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल परसेप्शन। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा विस्तार में इन टर्म्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि जब इनके चैप्टर्स को हम करेंगे तो वहाँ पर इनको और ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज़ सोशल परसेप्शन। हम ये बात समझ चुके हैं, पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि परसेप्शन क्या है। जब हमें सेंसरी रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कोई टर्म देते हैं, उन्हें पहचानते हैं कि वो क्या है, तो इसे हम परसेप्शन कहते हैं। और उसी तरीके से हम समाज में लोगों को और सामाजिक परिस्थितियों को देखते और समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको कोई टर्म देते हैं, उन्हें समझते हैं कि वो क्या चीज़ है, उन्हें पसंद नापसंद करते हैं और ऐसे बहुत सारे विचार उनके संबंध में रखते हैं। तो सोशल परसेप्शन उसी के बारे में बात करता है और ये समाज मनोविज्ञान का एक खास अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट इज प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस इज पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन विभेद। ये विभेद जो है प्रेजुडिस का ही प्रभाव है। जब समाज के किसी वर्ग के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखी जाती है तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है, और जो लोगों के व्यवहार में लाता है, यानी कि अगर हम कहें पूर्वाग्रह एक मानसिक स्थिति है और उसका अगर प्रकट स्वरूप देखें तो वो विभेद होगा, यानी पूर्वाग्रह से ही प्रभावित होकर लोग विभेद की ओर ले जाते हैं, जैसे रेसिज्म हुआ जहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। हम ये बात कर चुके हैं कि सोशल सेटिंग में इंटरेक्शन होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अंतरक्रिया होती है। तो अंतरक्रिया का एक पहलू ये भी है कि हम किसी के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, हम किसी से क्यों बात करना चाहते हैं, किसी की बात हमें क्यों प्रभावित करती है। अगर कोई इंसान एक बड़ी सी गाड़ी में से उतरता है तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि ये बहुत रिच इंसान होगा, ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये हमने कैसे परसीव किया। और हो सकता है हम उसके प्रति आकर्षित हों। कोई इंसान अगर पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता है, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसे लगता है कि पैसे वाले इंसान ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो उस इंसान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरीके के, ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके की कई सिचुएशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। समाज का मत जानना हमेशा आवश्यक होता है ताकि हम पॉलिसीज़ बना सकें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें, लोगों के बारे में क्या विचारधारा वहाँ पर चल रही है, प्रसारित हो रही है, उसके बारे में जानकारी अर्जित की जा सके। ये पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज प्रोपेगेंडा, प्रचार। हमें अगर अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना है, हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है, तो हमें अपनी बात का प्रचार करना होगा। लोग अखबार का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न में का यूज़ करते हैं, रेडियो एंड मैनी प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो प्रोपेगेंडा यहाँ पर स्टडी कर, यहाँ सब्जेक्ट मैटर है
सोशल साइकोलॉजी का प्रोपेगेंडा एक पक्षीय नहीं है कि हमें कैसे चीज़ों का प्रचार करना है, इसके साथ ही साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो जिन लोगों के लिए प्रचार किया जा रहा है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हें क्या चीज़ है जो प्रभावित करेगी, किस तरीके का प्रचार है जो उन्हें प्रभावित करेगा। अगर ग्रामीण लोगों के लिए हमें कोई प्रचार करना है तो हम शायद रेडियो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर गोइंग फॉर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम ये जानते हैं वो लोग रेडियो ज़्यादा सुनते हैं। इसी तरीके की स्टडीज़ और इसी तरीके की रिसर्च और कार्य इसमें किया जाता है और पढ़ा जाता है। लीडरशिप, नेतृत्व, समूह का एक ऐसा व्यक्ति जिसको समूह का सदस्य होने के साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की जाती हैं या मिल जाती हैं ताकि वो गाइड कर सके ग्रुप को। ग्रुप का एक लीडर होता है, कॉल्ड अनकॉल्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं। कॉल्ड सिचुएशन कैसी हो सकती है जहाँ पर वहाँ पर उसे चुना जाता है कि भाई ये हमारा नेता है। कई जगह नेता अपने आप, नेताओं का उद्भव हो जाता है कि परिस्थिति इतनी विकट है कि संकट की परिस्थिति, किसी में इस तरीके के ट्रेट्स हैं कि वो अपने आप को मुखर तरीके से प्रकट करता है, लोगों को डायरेक्ट कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है, तो वो लीडर बन जाता है। तो ऐसी कई परिस्थितियां, लीडरशिप क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे समझा जाए, कुछ लोग क्यों नेता बन जाते हैं, कुछ क्यों नहीं बन पाते, क्या परिस्थितियां हैं जो नेता बनाती हैं, और ऐसे कई सारे मुद्दे और उसके विभिन्न पक्षों को समाज मनोविज्ञान पढ़ता है। नेक्स्ट इज सोशल इन्फ्लुएंस, समाज हम पर कितना प्रभाव डालता है। समाज से यहाँ पर तात्पर्य है समाज की परिस्थितियाँ और लोग हम ये बात कर चुके हैं कि एक्चुअल एंड परसीव्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स, राइट। सो वास्तविक उपस्थिति लोगों की, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ लोग देख रहे हैं तो हो सकता है आप उसे उस तरीके से ना करें जैसे उसे आप अकेले में करते हैं। सो एक्चुअल एंड परसीव्ड, या आपको लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। तो सोशल इन्फ्लुएंस, समाज की परिस्थितियाँ और लोगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति आपके व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करती है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अल्ट्रुइज्म का मतलब है परोपकारी व्यवहार। क्यों कोई किसी इंसान की मदद करता है, अग्रेशन, आक्रामकता क्यों हो रही है, सहयोग क्या है, प्रतियोगिता क्या है, इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ा जाता है। र्यूमर्स, अफवाहें कैसे समाज में फैल जाती हैं और किस तरीके से समाज को हानि पहुँचाती हैं, तो उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस, समूह का सदस्य होने पर आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपकी उपस्थिति का समूह के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। कि हो सकता है आप समूह के किसी डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखते हो लेकिन फिर भी आप उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आप उस समूह का हिस्सा हैं, इसलिए आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ले आते हैं। ये सारे समूह के प्रभाव हैं आपके व्यवहार पर। तो ऐसे हम व्यवहारों को यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्कोप है सोशल साइकोलॉजी का। अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो LGBT राइट्स इन सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। कैसे ये लोग समाज के साथ जुड़े, समाज की मेन स्ट्रीम में जुड़े, लोग इनके साथ नकारात्मक व्यवहार न करें, ये समाज को अपनाएं, समाज इन्हें अपनाए, और इस तरीके के मुद्दों पर सोशल साइकोलॉजी वर्क करती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, लोगों को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज रियल है, ये सच में हो रहा है, उनका व्यवहार किस तरीके से वातावरण को प्रभावित कर रहा है और उनको अपने व्यवहार में किस तरीके से सामाजिक तौर पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज गन वायलेंस। 2020 के ट्रेंड्स की बात करें तो APA ने गन वायलेंस को रखा है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड में, जिसमें ये माना गया है कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ये चाहते हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, राइट। इसे इस क्राइसिस के तौर पर देखा जाए और लोगों में कॉमन सेंस गन वायलेंस पॉलिसी आनी चाहिए। गन वायलेंस यानी कि गन से रिलेटेड वायलेंस जो होती है, आक्रामकता जो होती है, वो इसमें आती है। सो इस तरीके से स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन सब एरियाज को और इनसे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मेथड्स क्या है? विधियाँ हैं, टेक्निक्स थ्रू विच वी स्टडी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल
साइकोलॉजी। ये वो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम समाज मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम एनलिस्ट किए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड वो टेक्निक है या वो तरीका है जिसमें प्रयोग के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम अवलोकन करते हैं वेरिएबल्स और उनके रिलेशनशिप का। नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। आप सभी कभी ना कभी किसी सर्वे का हिस्सा रहे होंगे या आपने कभी सर्वे भी किया होगा। तो जब हम लोगों से जाकर मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो टेक्निक सर्वे मेथड कहलाती है। नेक्स्ट इज केस हिस्ट्री मेथड। जब किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति का विस्तृत एनालिसिस किया जाता है तो उसे हम केस स्टडी मेथड या केस हिस्ट्री मेथड कहते हैं। फील्ड स्टडी, एक्चुअल सिचुएशन में जब रिसर्च की जाती है तो उसे फील्ड स्टडी कहते हैं। सोशियोमेट्रिक वो टेक्निक है जिसमें समूह के लोगों के रिश्तों को समझा जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जहाँ पर जो वेरिएबल्स और उनका रिलेशन है उसको स्टडी किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम वेरिएबल्स और उनके रिलेशनशिप को ही पढ़ेंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। जैसे ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं उनके रिलेशनशिप को, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, राइट। अब सवाल ये कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। व्हेन वेरिएबल्स आर स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड इन कंट्रोल सेटिंग और सिचुएशन, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। प्रयोग वो नियंत्रित परिस्थिति है जहां पर आप चर और उनके संबंधों का अध्ययन करते हो। जैसे आप लैब में देखते हैं कि कौन सा केमिकल लेना है, किन दो केमिकल्स को मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, किस में मिलाना है, किस टेम्परेचर पर मिलाना है, इस सब का नियंत्रण रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर ये परिस्थिति, ये घटना एक साथ प्रयोग कहलाती है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस तरीके से कंट्रोल्ड सिचुएशन में वेरिएबल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब वेरिएबल्स को और उनके रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल मेथड या मैं इसे एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन टर्म्स को बेहतर तरीके से समझ लें। पहला है प्रॉब्लम। किसी भी शोध की शुरुआत समस्या से होती है। अगर मुझे कोई समस्या ही नहीं है तो मैं उसके अंत तक या परिणाम तक या उसके उपाय तक क्यों जाना चाहूँगी, मैं नहीं जाना चाहूँगी। तो सबसे पहली परिस्थिति है किसी भी शोध की शुरुआत के लिए कि समस्या हो। किसी भी शोध की शुरुआत समस्या से होती है। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो हम शोध की शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस परिस्थिति से संतुष्ट हैं, हम उसका कोई उपाय नहीं ढूंढना चाहते, तो उसके लिए हम शोध नहीं करेंगे। तो समस्या क्या होती है? समस्या, जब आपके पास जानकारी का अभाव होता है तो समस्या की उत्पत्ति होती है। तो ये एक स्टेट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की। मैंने अपनी सोशल साइकोलॉजी की किताब कहाँ रख दी है? ये मेरे पास इस वक्त जानकारी का अभाव है, तो इस वक्त मेरी समस्या ये है। ये हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होगी कि कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में। अब जब समस्या उत्पन्न हो गई है तो हम इसके बारे में एक अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। तो किसी भी समस्या के बारे में जब हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसका जो टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, वो परिकल्पना होती है कि शायद मैंने अपनी किताब अपने दोस्त को दे दी है। सो दैट इज़ योर टेंटेटिव सॉल्यूशन। अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपने उसका ये उपाय मान लिया है। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना की ऐसी विशेषता जिसे मापा जा सके चर कहलाता है। वेरिएबल्स का मतलब है चर, ठीक है। जैसे आपकी हाइट मापी जा सकती है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है,
ट्रेन की गति मापी जा सकती है, आपकी टाइपिंग की तीव्रता मापी जा सकती है। तो ये आपकी क्वालिटीज़, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिन्हें मापा जा सकता है। तो ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के प्रकार हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रानस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिन्हें स्वतंत्र चर कहा जाता है, ऑल्सो रिटन एज अ IV। हम इन्हें लिखते हैं। स्वतंत्र चर वो चर हैं जिनमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है। कि जोड़ तोड़ से मतलब है उन्हें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या उसे रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते हैं। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर वो चर होते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। एंड एक्सट्रानस वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं या ये वो चर हैं जो स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम उनको स्टडी नहीं करना चाहते तो हम उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है जोड़ तोड़ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए जाने वाले उतार चढ़ाव या परिवर्तन को जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिनको IV प्रोवाइड किया जाता है। एंड कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप जिनको IV नहीं दिया जाता है, यानी कि स्वतंत्र चर प्रयोगात्मक परिस्थिति में उपस्थित होता है और नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चर उपस्थित नहीं होता है। रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकरण या रैंडमाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है। सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म सैंपल होती है, यानी कि मैं 10वीं क्लास के बच्चों पर कोई स्टडी करना चाहती हूँ, या मैं ये कहूँ कि मुझे कॉलेज के बच्चों पर कोई स्टडी करनी है, तो क्या मैं सारे बच्चों को स्टडी कर सकती हूँ? एक साथ नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, हर क्लास में से एक 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 बच्चा चुन लूँगी और ये मानूंगी कि ये सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कुछ जो बच्चे चुने गए हैं ये सैंपल है, और कॉलेज के सारे बच्चे जीव संख्या या पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन में से सैंपल को किस तरीके से चुना जाएगा, उसका जो तरीका है वो यादृच्छिकरण कहलाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से तात्पर्य है कि कारण परिणाम क्या है, कि किसकी वजह से ये परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ खास तरीके की टर्म्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज़ होती हैं। इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझने की और कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है टू सी द इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब ये है हमारी समस्या, हम ये जानना चाहते हैं कि खाद का पौधे की वृद्धि पर क्या असर पड़ता है। तो हमने ये मान लिया, हमने इसका एक परिकल्पना बना ली, उपकल्पना बना ली कि मैन्योर में इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, कि पौधे का विकास या वृद्धि होती है अगर खाद का उपयोग किया जाता है। तो इस बात की पुष्टि कैसे हो, आपके पास समस्या है और आपने उसके बारे में कोई अनुमान भी लगाया है, लेकिन अब इसकी पुष्टि कैसे हो? पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे प्रयोग की तरफ। तो प्रयोग किस तरीके का होगा, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सूरज है, पानी है, पौधा है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए या उसके बढ़ने के लिए किन खास तत्वों की आवश्यकता है। उसको सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलनी चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए और उसको मिट्टी मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देख सकते हैं सीड सिलेक्शन बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन। हमने क्या किया कि हमने एक पैकेट लिया बीज का, ठीक है, और उसमें से एक एक बीज चुन करके हमने इन गमलों में डाला और पेड़ उसमें बढ़ गया, वो विकसित हो गया। हमने उसमें पानी भी दिया। हमने दोनों गमलों में समान प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया है, लेकिन इसमें ख़ास बात जो ये है कि एक गमले में हमने खाद डाला है विद मैन्योर हमने लिखा है, एंड द वन जिसमें हमने खाद नहीं डाला है। एक में हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे में हमने लिखा है कंट्रोल ग्रुप। आइए पिछली स्लाइड पर वापस चलते हैं जहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है।
टू सी द इफेक्ट ऑफ मैन्योर, यानी कि हम खाद का प्रभाव पौधे की वृद्धि पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर खाद है स्वतंत्र चर, और पौधे की वृद्धि जिसे मापा जा सकता है उसे हम यहाँ पर आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसके साथ ही साथ खाद को हमने कैसे मैनिपुलेट किया है, एक में खाद दी है एक में नहीं दी है। इसके अलावा एक और परिस्थिति हो सकती थी जहाँ पर हम एक पेड़ में कम खाद देते, एक पेड़ में ज़्यादा खाद देते, या एक और परिस्थिति हो सकती है कि हमने एक ही तरीके के कई पौधों में अलग अलग तरीके की खाद दी है। तो इस तरीके से हम खाद का भी मैनिपुलेशन मैन्योर का भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक चर है, तो ये एक स्वतंत्र चर है, और पौधे की वृद्धि इस परिस्थिति में आश्रित चर है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इट में कॉज दिस, सो ये है आपकी परिकल्पना, आपने अभी के लिए एक पूर्वानुमान लगाया है। नेक्स्ट सिचुएशन, सीड सिलेक्शन बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन। पैकेट में कई सारे बीज थे, आपने उनमें से लॉटरी सिस्टम के तरीके से एक बीज डाला इस गमले में और दूसरा बीज दूसरे गमले में डाला। रैंडमाइजेशन की क्वालिटी ये है कि यहाँ पर सभी के चयन की संभावना बराबर होती है, उसमें से कोई सा भी सीड चयन किया जा सकता था। तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन हमने रखा है, सॉइल सेम रखी है। अब यहाँ पर सॉइल, सनलाइट एंड वाटर, ये सारे जो मेन एलिमेंट्स हैं हमने इक्वल रखे हैं दोनों प्लांट्स के लिए। ये हैं एक्सट्रानस वेरिएबल्स, ये वो चर हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर रहे थे लेकिन हम इनका अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। तो ये हैं आपके बहिरंग चर। नेक्स्ट इज, एक में खाद डाला है दूसरे में खाद नहीं डाला। खाद यहाँ पर स्वतंत्र चर है, और जिसमें खाद डाला है वो जो परिस्थिति है वो प्रयोगात्मक परिस्थिति है, और जिसमें खाद नहीं डाला है वो कंट्रोल या नियंत्रित परिस्थिति है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट का, कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है। होपफुली ये सारे वेरिएबल्स और ये सारे वर्ड्स एंड टर्म्स आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अगर एक कंडीशन यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अब वृद्धि होती है पौधे में, मैंने यहाँ पर एक एरो भी बनाया है, अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो उसका वो परिणाम होगी खाद के उपयोग का, क्योंकि बाकी सारी परिस्थितियाँ नियंत्रित थी और दोनों पौधों में समान थी। अब तक जो हमने बात करी थी वो बात करी थी बेसिक एक्सपेरिमेंट की, कि एक्सपेरिमेंट बेसिक होता क्या है, प्रयोग होता क्या है। अगर हम बात करें कि समाज मनोविज्ञान में प्रयोग किस तरीके का होगा, तो वो अगर मैं चर्चा करूं स्केक्टर के एक एग्जाम्पल की, एक अध्ययन की, जिसमें वो स्टडी करना चाहते थे फियर एंड इट्स रिलेशनशिप विद नीड ऑफ एफिलिएशन। यानी कि अगर इसको और आसान शब्दों में समझें तो क्या भय की परिस्थिति में लोग ज़्यादा समूह बनाते हैं। उन्होंने ग्रुप बिहेवियर पर ये अध्ययन किया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 समूह लिए, उसमें उनको एक बड़ी सी मशीन दिखाई दोनों ग्रुप्स को। एक ग्रुप को बोला गया कि अभी आपको लैब में अंदर बुलाएंगे कुछ रिसर्च करने के लिए, लेकिन इस मशीन से आपको करंट लगेगा, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप बाहर इंतज़ार करें जब तक हम आपको नहीं बुलाते हैं। और दूसरा ग्रुप ऐसा था, उनको कुछ ऐसा नहीं बताया गया था कि इस मशीन से करंट लगेगा या नहीं लगेगा। लोगों के सामने ये परिस्थिति थी कि वो या तो ग्रुप में इंतज़ार कर सकते थे या अकेले बैठकर भी अपने टर्न का इंतज़ार कर सकते थे। तो ये देखा गया कि जिन लोगों को ये बोला गया, सब्जेक्ट्स को ये बोला गया कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, यानी कि अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें मशीन की वजह से आपको करंट लगेगा, तो वो लोग उन्हें शॉक लगेगा, तो वो लोग ज़्यादा समूह में रहकर चर्चा करने लगे और उन्होंने समूह बहुत जल्दी बना लिया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर भय की परिस्थिति है तो लोग जल्दी समूह बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो भय है वो स्वतंत्र चर है, जो ग्रुप बिहेवियर है
समूह बनाने का व्यवहार है, ये यहाँ पर आश्रित चर है। परिस्थिति, लैब की कंडीशंस, कंट्रोल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये एक समाज मनोविज्ञान के एक एक्सपेरिमेंट का उदाहरण है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहाँ कहाँ होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट इज लैब एक्सपेरिमेंट। जब प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है तो वो लैब एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं? हाई कंट्रोल। लैब में कंट्रोल सिचुएशन मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि वहाँ की हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में है। वहाँ की बिजली, वहाँ की हवा, वहाँ पर शोर कितना आएगा या मैनिपुलेशन कितना करना है वेरिएबल में, वो सब वो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होता है। तो हाई कंट्रोल सिचुएशन रहती है। दैट्स वाई हाई इंटरनल वैलिडिटी। दो टर्म्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि कितना ज़्यादा एक्सटर्नस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया गया है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि वो कितनी एप्लीकेबल है, उसको कितना ज़्यादा जर्नलाइज रिजल्ट को किया जा सकता है। सो अगर हाई कंट्रोल होगा तो इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी, यानी कि एक्सटर्नस वेरिएबल्स या बहिरंग चरों का प्रभाव कम से कम होगा। और बहिरंग चरों का प्रभाव कम होगा तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आश्रित चर में परिवर्तन है तो उसका हम मेन कारण स्वतंत्र चर को मान सकते हैं, क्योंकि बहिरंग चरों को हमने नियंत्रित कर लिया है। लो सब्जेक्टिविटी एंड हाई ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर लो सब्जेक्टिविटी है, आत्मनिष्ठता कम है, तो ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रयोगात्मक परिस्थिति है, सब चीज़ नियंत्रित है, मेजर्ड है, कंट्रोल्ड है। तो वहाँ पर ये जो आत्मनिष्ठ चर हैं, जैसे रिसर्चर की भावनाएं, अपेक्षाएं, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। कौन्स की अगर हम बात करें, लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। लैब में होने वाले परीक्षणों से निकलने वाले परिणामों को आम लोगों में या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में कम अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल सिचुएशन में जो व्यवहार किया जाता है वो वास्तविक व्यवहार से कई तरीके से भिन्न होता है। तो इसलिए इसमें जनरलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लिमिटेड सब्जेक्ट। सोशल साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी सम्मिलित होते हैं कई परिस्थितियों में, तो उन लोगों को उतने सब्जेक्ट्स को आप लैब में नहीं ला सकते हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट इज सम बिहेवियर्स कैन नॉट बी स्टडीज। कुछ व्यवहार नहीं स्टडी किए जा सकते, उनको लैब में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, फील्ड एक्सपेरिमेंट। अगेन एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन फील्ड में किए जाते हैं, वास्तविक परिस्थिति में किए जाते हैं। हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। वास्तविक परिस्थिति में जब करे जाएंगे तो व्यवहार ज़्यादा रियल होगा, और ज़्यादा रियल व्यवहार होगा तो परिणाम ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे और उनका जनरलाइजेशन ज़्यादा किया जा सकेगा, तो उसे हम यहाँ पर हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। टू सम एक्सटेंट हाई इंटरनल वैलिडिटी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, सेटिंग नेचुरल होती है। जैसे बच्चे के व्यवहार का अध्ययन मैं स्कूल में करना चाहूँ तो वो सेटिंग नेचुरल होगी, वो लैब एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाया जाएगा, वो फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाया जाएगा। लेकिन सिचुएशन भले ही वास्तविक हो, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र चरों को मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें नियंत्रित किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक बहिरंग चरों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसकी कमी ये है, लो इंटरनल वैलिडिटी। बहिरंग चरों को वास्तविक परिस्थिति में नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर वैलिडिटी लो आती है। नेक्स्ट इज नेचुरल एक्सपेरिमेंट। वास्तविक परिस्थिति, रियल परिस्थिति जिसमें आईवीज में मैनिपुलेशन नहीं होते हैं, एक्सपेरिमेंटर को उस रियल सिचुएशन के लिए वेट करना पड़ता है। जैसे अगर वो अर्थक्वेक विक्टिम्स पर स्टडी करना चाहते हैं तो उसे भूकंप का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो प्रोज क्या है? रियल सिचुएशन, सो हाई वैलिडिटी। एक्चुअल सिचुएशन होती है, वास्तविक परिस्थिति होती है, तो वैलिडिटी हाई होती है क्योंकि बिहेवियर रियल होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। कमी क्या है? एक्सपेरिमेंटर हैज़ टू वेट फॉर द अकरेंस ऑफ द इवेंट। एक्सपेरिमेंटर को वास्तविक परिस्थिति
के होने का इंतज़ार करना पड़ता है। भूकंप हुआ या एपिडेमिक हुआ या कोई और बात ऐसी, राइट्स हुए, दंगे हुए, इन्हें आप क्रिएट नहीं कर सकते, नेचुरल सेटिंग में भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें इनके होने का इंतज़ार करना होगा अगर हमें इनको स्टडी करना है। नो रेंडमाइजेशन, इसमें रेंडमाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जो उसका हिस्सा हो गया है उसी उन्हीं लोगों को आपको इसमें सैंपल में लेना होगा। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं होती हैं। परिस्थितियों के लिए आपको उस एक्चुअल स्थिति के लिए एक्सपेरिमेंटर को वेट करना होगा, तो इसमें अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड। हैप्पी स्टडीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।